गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कवर करने वाले हैं बीए का 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द स्पॉय म्यूटनी वॉर एंड ऑल्सो कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवॉल्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? मेरठ में। On 10 May 1857, a sepoy named मंगल पांडे स्टार्ट वॉर इन बैरकपुर मेरठ। एक सिपाही मंगल पांडे ने ये वॉर स्टार्ट किया 10 मई 1857 को मेरठ में। देयर वॉज मैनी कॉजेज़ ऑफ दिस वॉर। इस वॉर के काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। अब आपको जैसे पता है कहीं कुछ लड़ाइयाँ होती हैं या कुछ भी होता है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। तो इसके पीछे के भी ये क्या है, रीज़न है। पहला है पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज एंड इमीडिएट कॉज। अब इसमें यहाँ से ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये हो गया कि वॉर कब स्टार्ट हुआ था और कब किसने स्टार्ट किया था? तो वॉर स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने। और कहाँ स्टार्ट किया था? मेरठ में। और कब स्टार्ट किया था? 10 मई को 1857 को। ठीक है, अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ते हैं एक एक करके। पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिकल कॉज जैसे कि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमारी जो कंट्री है किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था। और किसका रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में आई थी। ठीक है, तो उस कंपनी ने हम अपने जो कंट्री है इस पर रूल किया था। और वो क्या करना चाहते थे? प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, टैक्सेस लगाए जिससे कि वो काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने देश में ले जाकर उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो हम इसमें पहली पॉलिसी है पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने दी? लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स या हु प्रपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। ठीक है, अब इसमें क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या है? इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ चाइल्ड his kingdom would be lapse and automatically become a part of company territory। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई किंग है, उसका नेचुरल चाइल्ड नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन जब्त कर लेगा? ब्रिटिशर्स जब्त कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। तो ऐसे ही पहले हमारे जो ये थे पेशवा बाजीराव, इनका कोई भी नेचुरल चाइल्ड नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था। तो नाना साहेब उनके अडॉप्टेड चाइल्ड हुए। तो इनका कोई नेचुरल चाइल्ड नहीं था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके तहत इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रिटिशर्स ने जब्त कर ली। ठीक है, और इनकी क्या बांध दी? एक पेंशन बांध दी। ठीक है, तो पहले ऐसा ही हुआ करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में ये है कि अगर किसी किंग का नेचुरल चाइल्ड नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। ठीक है, इससे काफ़ी सारी जो किंगडम थे वो काफ़ी सारे इससे जब्त कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने। पहला था सतारा। ये क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट किंगडम वॉज एविक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। तो यह क्या है? सतारा। फिर है झांसी, नागपुर और काफ़ी सारे। ठीक है, अब पॉलिटिकल कॉज में इन्होंने एक और पॉलिसी निकाली, वो है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ठीक है, अब ये किसने दी थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। किसने दी थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि जो किंगडम थे उनको ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि आप आर्मी मत रखो, ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम की सेफ्टी के लिए यूज़ करो और उनको क्या दो? और उनकी सैलरी भी आप ही दो। मतलब जो किंगडम है, जो किंग है, जिनके लिए ब्रिटिशर्स काम करेंगे तो वही उनकी सैलरी देंगे किंग। और उनको कोई हक नहीं था किंग को कि वो अपनी कोई आर्मी रख सकें। ठीक है, तो इसमें इनको फ़ायदा होता था क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स की जो सैलरी थी वो किंग्स को देनी पड़ती थी। और किंग कहाँ से लाते थे?
भाई जनता से ही तो लाएंगे किंग, तो किंग भी जनता से इकट्ठा कर दे। ठीक है, हैवी टैक्सेशन वगैरह से। अब इसके बाद क्या है, अब आ गया इकोनॉमिक कॉज। हमने पॉलिटिकल कॉज कवर कर लिया, उसमें क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स था और क्या था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। अब है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था भाई, इनने हैवी टैक्सेशन लगा दिया था, टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए थे जिससे कि काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न कर सकें ये। और इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, रिजल्टेड इनटू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिजल्टेड इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास कोई मशीनें तो थी नहीं, मशीनें नहीं थी तो हाथों से हम का मतलब चीज़ें बनाते थे और उनको सेल कर देते। तो इन्होंने क्या किया था, उसको बंद करके उसको क्या कर दिया था, इन्होंने मशीन्स ला दी थी, तो उससे काम होने लगा था। वो उससे क्या हुआ था, जो काफ़ी लोग अपने हाथों से बनाते थे, कुछ पैसा कमाते थे, अब उनके पास तो कुछ काम बचा ही नहीं था, तो वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और अनएम्प्लॉयड हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, बेरोज़गारी फैल गई। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने काफ़ी सारे वो टैक्सेस लगाए थे। तो पहला क्या था, ज़मींदारी। कब लगाया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ज़मींदारी किसने प्रपोज किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रैयतवाड़ी किसने किया था, 1820 में सर थॉमस मुनरो ने। और महलवारी किसने किया था, 1822 टू 1833। पहले 1822 में इसको किसने किया था, होल्ट मैकेंजी ने। फिर 1833 में किसने किया था, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अब ज़मींदारी में क्या था कि एक ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था, एक लैंडलॉर्ड बना दिया था, और जो लैंडलॉर्ड था वही टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे आता था। ठीक है, रैयतवाड़ी में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती थी और ब्रिटिशर्स को देती थी। ठीक है, और महलवाड़ी में जो महल था उस पर टैक्स लगता था। महल मतलब महल को, ये महल इसमें किसको बोल रहे हैं, ये लैंड को, जो ज़मीन थी। ठीक है, तो ज़मीन जैसी जैसी ज़मीन वैसे वैसे टैक्स लगता था। अब जो गीली वेटलैंड था उस पे लगता था 60%, और जो ड्राई लैंड था उस पे लगता था 40%, ऐसे टैक्स लगता था इस पे। ठीक है, अब आ गया अपना तीसरा कॉज, मिलिट्री कॉज। द पोस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स डू नॉट राइज अबव सूबेदार। मतलब कि जो इंडियंस की पोस्ट थी, इंडियन सोल्जर की जो पोस्ट थी वो सूबेदार से आगे बढ़ती ही नहीं थी। और दूसरा कॉज क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरीज। मतलब इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम सैलरी दी जाती थी, और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, और रेशियल इंसल्टेड, मतलब उनका जो स्किन कलर था वो वाइट था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट कर दे दे। ब्रिटिश रिफ्यूज़ेस टू पे भाटा फॉरेन सर्विस अलायंस। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जैसे उनको बाहर भेजा जाता था लड़ाई करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको उनको ये जो उनको मतलब एक पूरा वो मिलता था, खर्चा करने के लिए पैसे मिलते थे। पर जब इंडियन सोल्जर को बाहर जा, और उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती थी ब्रिटिशर्स को जब वो बाहर जाते थे उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर इनको नहीं मिलती थी, पर जो अपने इंडियन सोल्जर्स थे। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि भाई इंडियन सोल्जर भी बाहर जाएंगे तो उनको भी तो पैसे खर्च करने के लिए दो, वो भी तो अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करेंगे ना। फिर रिलीजियस कॉज आ गया। अब रिलीजियस कॉज में क्या था, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म। इन्होंने काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स की। अब आपको पता है पहले हमारी क्या थी कि पहले हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। तो इससे क्या था कि जब उसमें कोई छेड़खानी करेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो वैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, विडो रीमैरिज कर दिया था। पहले क्या था कि जैसे जो विडो होती थी वो शादी नहीं करती थी अपने यहाँ पे इंडिया में, तो पर इन्होंने क्या किया था, विडो रीमैरिज कर दिया था। ठीक है, ये किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने।
ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसे ड्राफ्ट किया था और पास किसने कर दिया था, लॉर्ड कनिंग ने। ठीक है, पास किसने किया था, लॉर्ड कनिंग ने पास किया था। अब इन्होंने सती प्रथा को भी अबॉलिश कर दिया था, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब आया इमीडिएट कॉज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉर का इमीडिएट कॉज क्या है। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इनफील्ड राइफल बनाई थी। ठीक है, उसमें क्या था कि ग्रीस जो उसमें कार्टिलेजिस था वो किसका बना हुआ था, एनिमल फैट का, मतलब गाय, वो काव एंड पिग, मतलब गाय और सूअर के फैट का बना हुआ था। और इसको क्या करना पड़ता था, छील के जो सोल्जर्स थे उनको जो इनफील्ड राइफल थे उनको कैसे कैसे चला सकते थे, उसको छीलना पड़ता था मुंह से। तो जैसे उनको मुंह से छीलेंगे तो ये गाय किसके लिए है, मतलब गाय को कौन मानता है, हिंदू मानते हैं। और पिग किसके लिए ठीक नहीं है, मुस्लिम्स के लिए। तो ये दोनों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। ठीक है, तो ये एक इमीडिएट कॉज था जिससे कि गुस्सा आ गया था। इसी गुस्से से मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, वॉर स्टार्ट कर दिया था मेरठ में। उन्होंने 2 सिपाहियों को मार दिया था, हग और बक्सन। अब क्या है इसमें, अब देखो भाई, रिवॉल्ट हुआ था, तो रिवॉल्ट के टाइम पे वाइसरॉय था, तो जो वाइसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड कनिंग। कौन था वाइसरॉय, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एट द टाइम ऑफ 1857 हु वॉज द वाइसरॉय, तो कौन था, लॉर्ड कनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एक स्टेटमेंट है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी है, आरसी मजूमदार की। ठीक है, 1857 बुक किसने लिखी है, एसएन सेन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1857 बुक वॉज रिटन बाय एसएन सेन। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दी है, वीडी सावरकर ने। ठीक है, सिपोय म्यूटनी किसने दी है, मेल्सन ने। ठीक है, अब क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ वॉर कैसे हुआ था भाई। अब 29 मार्च 1857 डेट थी। सोल्जर कौन था, मंगल पांडे। अटैक कर दिया इसने किस पे, ब्रिटिश सोल्जर पे इसने अटैक कर दिया। अब इसने क्या किया था, मंगल पांडे ने, इन्होंने 2 सोल्जर्स को मार दिया था, बग और युक्सन को मार दिया इन्होंने बैरकपुर में। ठीक है, अब मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मंगल पांडे बिलोंग्स टू 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अब क्या है, 10 मई को ये वॉर स्टार्ट हुआ था। म्यूटनी ऑफ सिपोय एट मेरठ, 3rd नेटिव कैवलरी। अब क्या, कैवलरी मार्च टू दिल्ली बिकेम द बैटल क्राई एट दिल्ली, एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह सेकंड। अब दिल्ली का जो वहाँ से वॉर लड़ रहा था उसका नाम क्या था, बहादुर शाह सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, उसको एक टैग भी दिया था, टाइटल भी दिया था, शहंशाह ए हिंदुस्तान। शहंशाह ए हिंदुस्तान, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शहंशाह ए हिंदुस्तान। ठीक है, अब क्या थे कि अलग अलग सेंटर से भाई सारे लीडर्स वॉर लड़ रहे थे। तो दिल्ली से कौन लड़ रहा था, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, कानपुर से नाना साहिब का नेम क्या था, धोंदू पंत। और एक और था तांत्या टोपे, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन